Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video, and as you know we are studying our second lesson in these days. इन दिनों हम लोग अपना सेकंड लेसन स्टडी कर रहे हैं विच इज सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, जो कि है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव दोनों प्रकार की भूमिका निभाते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव मित्र भी होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव शत्रु भी होते हैं। दोनों ही प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग सूक्ष्म जीवों के लाभ हम पढ़ चुके हैं और सूक्ष्म जीवों की हानियां वो किस तरह से हमारे शत्रु हैं ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों के कारण से कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी तरह सूक्ष्म जीव कई बार खाने को विषाक्त बना देते हैं, फूड पॉइजनिंग पैदा कर देते हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खाद्य परिरक्षण के बारे में। इट इज द 5th वीडियो ऑफ दिस लेसन। ये आज का वीडियो इस लेसन का 5th वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं खाद्य परिरक्षण यानी फूड प्रिजर्वेशन। खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाना, यानी उसको खाने की चीजों को लंबे समय तक खाने योग्य बनाए रखना, ये परिरक्षण कहलाता है। इंग्लिश में प्रिजर्वेशन कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और आगे इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपायों के विषय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए, अनाज को कैसे स्टोरेज करना ये तो हम फर्स्ट लेसन में पढ़ा है हमने, लेकिन पके हुए भोजन को, बने हुए भोजन को किस तरह से हम रख सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं। कवक मतलब फफूंद जिसको हम कहते हैं। आपको पता होगा खुली जगह पर रोटी पड़ी रहती है, ब्रेड पड़ी रहती है या कोई भी चमड़े की चीज पड़ी रहती है तो उस पर फफूंद आ जाती है। तो खुले एवं नम स्थान पर, नम यानी गीले स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक यानी इंग्लिश में इसको फंजाई कहते हैं, फफूंद भी कहते हैं अपन, वो आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे, कवक भी सूक्ष्म जीवों का ही एक प्रकार है। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं, यानी उसको दूषित कर देते हैं, जहरीला भी बना देते हैं। संदूषित भोजन से दुर्गंध आने लगती है। जो भोजन संदूषित हो जाता है उसमें से बदबू आने लगती है, उसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। जब लंबे समय तक खाने पीने की चीजें बनी पड़ी रहती है तो वो बदबू आने लगती है, उनमें दुर्गंध आने लगती है और उनका रूप रंग भी बदल सकता है, कलर चेंज हो सकता है उनका। क्या भोजन का संदूषण एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो बिल्कुल, भोजन जब सड़ता है तो उसमें रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पहेली ने कुछ आम खरीदे परंतु कई दिनों तक वह उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं, परंतु वह जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का आचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। यानी आम तो पड़े पड़े सड़ गए लेकिन आम का आचार नहीं सड़ता। आम यानी केरी जिसको हम कहते हैं, कच्चे आम का अचार बनता है, केरी जिसको हम कहते हैं। तो केरी का अचार लंबे समय तक खराब नहीं होता, जबकि हम आम लेके आते हैं बाजार से, लंबे समय तक अगर उनको रख लेते हैं तो वो सड़ जाते हैं। तो उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूषित नहीं होता। वह भ्रमित है कि कच्चे आम सड़ जाते हैं लेकिन आम का अचार क्यों नहीं सड़ता। आइए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। कई ऐसे तरीके हैं जो अपन घरों में काम में लेते हैं चीजों को खराब होने से बचाने के लिए। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। ये जो खाने पीने की चीजें हैं इनको सूक्ष्म जीवों से कैसे बचाएं। ये जो खराब होती है चीजें, संदूषित होती है, ये सूक्ष्म जीव जब उनमें पनप जाते हैं,
डेवलप हो जाते हैं, उसी के कारण होती है। तो सूक्ष्म जीवों से बचाव करने के उपाय करने चाहिए। अब जो पहला यहां पर दिया गया है वो है रासायनिक उपाय। कई तरीके के उपाय हैं, उसमें से एक उपाय है रासायनिक उपाय। सूक्ष्म जीवों से भोजन को बचाने के उपाय हम पढ़ रहे हैं। तो पहला है रासायनिक उपाय। नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अचार बनाते हैं तो उसमें तेल डालते हैं, तेल में डुबो कर रखते हैं उसको, और नमक डालते हैं अचार में ज्यादा। कई अचार ऐसे होते हैं जिनमें तेल कम डालते हैं, कईयों में तो तेल से डुबो देते हैं अचार को, तो उसमें तो नमक लिमिट का ही होता है। लेकिन कई अचार में आपने देखा होगा सूखे होते हैं, तेल नहीं रहता है, तो भी फिर उसमें नमक ज्यादा डलता है। तो नमक और जो खाने का तेल है, खाद्य तेल, ये इनका उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। तो नमक जहां होगा वहां सूक्ष्म जीव डेवलप नहीं होंगे, जहां तेल में कोई चीज डूबी होगी वहां पर वो चीज खराब नहीं होगी। अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं, इंग्लिश में इसको प्रिजर्वेटिव कहते हैं। तो नमक और तेल जो है, खाने का जो तेल, खाद्य तेल है, ये परिरक्षक की भूमिका निभाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का प्रयोग अचार बनाने में करते हैं। या तो नमक हम डालते हैं खाने के, जब अचार बनाया जाता है या तो नमक डलता है या अम्ल डलता है, जैसे सिरका है, या ये और भी एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल भी डलता है, खट्टे जो नींबू का सिरका है। तो ये इस तरह के खाने के जो चीजें हम बनाते हैं उसमें खाद्य अम्ल, देखो अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं, जिसको एसिड कहते हैं, अम्ल को एसिड कहते हैं। तो एसिड खतरनाक भी होते हैं। एसिड ऐसा भी होता है जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, वो हाथ पे गिर जाए तो जल जाता है हाथ। तो एसिड भी कई होते हैं, तो इसलिए लिखा है खाद्य अम्ल। खाने के भी अम्ल होते हैं, जैसे ये नींबू का अम्ल होता है, वो खाने का अम्ल होता है। हम नमक अथवा खाद्य अम्ल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सामान्य परिरक्षक है। ये देखो, ये नाम याद रखने हैं आपको कि खाने योग्य अम्ल, खाद्य अम्लों के नाम अगर पूछें तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड ये सामान्य परिरक्षक हैं, यानी ज्यादातर जिनको काम में लिया जाता है ऐसे ये परिरक्षक हैं, प्रिजर्वेटिव हैं। जैम अथवा स्क्वैश बनाने में, जैम फलों से बनता है, फलों के रस से। स्क्वैश नींबू का भी बनता है, नींबू का रस गर्म करके रख लेते हैं तो वो खराब नहीं होता है। तो ये जैम और स्क्वैश बनाने में इन रसायनों का उपयोग इन्हें संदूषित होने से बचाता है। जब जैम आती है, जैम बाजार में पैक्ड आती है और स्क्वैश भी आता है, तो उसमें ये चीजें मिला देते हैं तो वो खराब नहीं होती है लंबे समय तक। तो ये सामान्य परिरक्षक है, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो एक प्रकार तो हो गया रासायनिक उपाय, ये रासायनिक अम्ल हैं, खाने योग्य अम्ल हैं ये, लेकिन रासायनिक चीजें हैं ये मिला करके भी हम संदूषित होने से बचा सकते हैं खाद्य सामग्री को। दूसरा है नमक द्वारा परिरक्षण। सामान्य नमक का उपयोग मांस एवं मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे समय से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला तथा इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। नमक में अगर इनको रखते हैं तो ये खराब नहीं होते हैं। देखिए, कोई भी चीज खराब कब होती है, सड़ती कब है, जब उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अगर हम उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं होने देते हैं किसी भी चीज में, तो वो चीज लंबे समय तक खराब नहीं होगी। तो कुछ कई चीजों को ठंड में रखा जाता है तो कम टेम्परेचर पे भी चीजें खराब नहीं होती, क्योंकि कम तापमान पे ये सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती ज्यादा। तो ये नमक के प्रयोग से भी, नमक को भी परिरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो नमक द्वारा भी परिरक्षण किया जाता है, चीजों को नमक में रखने से भी। एक चीनी द्वारा परिरक्षण, आपने देखा होगा चाशनी में जो चीजें होती है वो खराब नहीं होती। चाशनी भी एक प्रकार की परिरक्षण का कार्य करती है। तो चाशनी किससे बनती है? चीनी से। जैम, जेली तथा स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। तो इनमें चीनी मिलाते हैं। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में कमी आती है, गीलापन खत्म होता है चीनी से।
जो संदूषण करने वाले जीवाणुओं की वृद्धि को नियंत्रित करता है। तो चीनी द्वारा भी ऐसा किया जाता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल एवं सिरका, सिरका एक प्रकार का अम्ल है। तेल एवं सिरके का उपयोग अचार को संदूषित बनाने में किया जाता है क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा करते हैं। और अगला है गर्म एवं ठंडा करना। आपने अपनी मां को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर में रखते हैं क्योंकि कम ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो ये देखिए कितने प्रकार हमने पढ़े हैं परिरक्षण के। ये सब आपको अगर कोई पूछता है तो इनको नंबर से आपको याद रखना चाहिए। रासायनिक उपाय, नमक द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षण, गर्म एवं ठंडा करना। अब बूझो क्या कह रहा है। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता? थैली में जो दूध आता है वो फटता नहीं है एकदम से, दो दिन तक भी नहीं फटता है। वो कैसे नहीं फटता है? तो वो संदूषित क्यों नहीं होता? मेरी माँ ने बताया कि ये दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या होता है? चीजों को पाश्चरीकरण की क्रिया द्वारा भी खराब होने से रोका जा सकता है। पाश्चरीकरण एक क्रिया है, इंग्लिश में पाश्चराइजेशन कहते हैं कि ये चीज पाश्चराइजेशन की हुई है, यानी ये चीज पाश्चरीकरण की क्रिया से गुजरी हुई है, तो ये चीज थोड़े समय तक खराब नहीं होगी। तो दूध को भी पाश्चराइजेशन किया जाता है। ये पाश्चरीकरण क्या होता है? ये देखिए, पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए क्या करते हैं? देखो, पाश्चरीकरण की क्रिया क्या है ये बताई जा रही है यहाँ पे, ये ध्यान में रहनी चाहिए आपके। इसके लिए क्या करते हैं? दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तरीका है इस पाश्चरीकरण का कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ये पाश्चरीकरण है। 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा करके उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस क्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। तो ये प्रश्न बन सकता है कि पाश्चरीकरण क्या होता है? तो ये प्रक्रिया है पाश्चरीकरण की, और इससे फिर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। अब इसका नाम पाश्चरीकरण इसलिए है क्योंकि इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। भंडारण एवं पैकिंग। आजकल मेवे तथा सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। वायुरोधी यानी जिस चीज में वायु नहीं घुस सकती, एयर टाइट कहते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे पैकेटों में अगर चीजों को रखा जाए जहां हवा घुस नहीं सकती, तो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि वहां पर नहीं हो सकती। सूक्ष्म जीवों को भी कुछ चीजें चाहिए वृद्धि करने के लिए, कुछ एनवायरनमेंट चाहिए, कुछ उसको वातावरण चाहिए। तो हवा नहीं होगी कहीं पर तो वो सूक्ष्म जीव वहां पर वृद्धि नहीं कर पाएंगे, यानी समय लगेगा उनको। तो ऐसे एयर टाइट पैकेटों में भी चीजों को बेचा जाता है। तो इनको पैकिंग से भी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकी जाती है। तो वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में भेजा जाता है। वायुरोधी यानी जहां हवा नहीं घुस सकती, ऐसे एयर टाइट जो सील किए हुए पैकेट है, उनमें आजकल मेवे और सेब, सब्जियां, मेवे यानी सूखे मेवे और सब्जियां ये बेचे जाते हैं। इससे सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा होती है। तो यहाँ पर हमने कितने ही प्रकार पढ़े हैं देखो, जिनसे हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक सकते हैं। नंबर 1 रासायनिक उपाय, नंबर 2 नमक द्वारा परिरक्षण, नंबर 3 चीनी द्वारा परिरक्षण, नंबर 4 तेल व सिरके द्वारा परिरक्षण, नंबर 5 गर्म एवं ठंडा करना जिसको पाश्चरीकरण कहते हैं, और नंबर 6 वायुरोधी भंडारण एवं पैकिंग द्वारा। तो 6 प्रकार के तरीके हम लोगों ने पढ़े हैं सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए। अब एक टॉपिक आता है जिसका नाम है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये एक अलग टॉपिक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। फिर से मैं आपको बता दूं कि पौधों को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। नाइट्रोजन चाहिए पौधों को, क्योंकि पौधों में प्रोटीन जो बनता है वो नाइट्रोजन से ही बनता है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है पौधों में, उससे तो क्या बनता है पौधों में?
उससे बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से बनता है स्टार्च। तो इससे प्रोटीन नहीं बनता है। प्रोटीन बनाने के लिए पौधों को चाहिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ऐसे तो हवा में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, 79 या 8% नाइट्रोजन होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर कोई गैस है हवा में वो नाइट्रोजन ही है। लेकिन ये एयर वाली जो नाइट्रोजन है, वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है, इसको पौधे सीधे ले नहीं सकते हैं। पौधे केवल उसी नाइट्रोजन को ले सकते हैं जो सोल्यूबल फॉर्म में हो, यानी जो जल में घुलनशील अवस्था में नाइट्रोजन होती है, वही नाइट्रोजन पौधे जड़ों द्वारा ले सकते हैं, हवा से नहीं ले सकते हैं। तो ये हवा वाली नाइट्रोजन को सोल्यूबल फॉर्म वाली नाइट्रोजन में, यानी घुलनशील नाइट्रोजन में बदलने का काम कुछ जीवाणु करते हैं। ये जो प्रक्रिया है हवा वाली नाइट्रोजन को सोल्यूबल यानी घुलनशील नाइट्रोजन में या नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। तो यही हम लोग पढ़ेंगे अभी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसमें कुछ जीवाणु ये काम करते हैं। तो ये जीवाणु कई हैं, ऐसे एक नहीं है, कई जीवाणु हैं जो ये काम करते हैं। जैसे जो दलहनी पौधे हैं, जो दाल वाले पौधे हैं, मूंग मोठ है, चौला है, चना है, इन पौधों की जड़ों में गांठें होती है, नोड्यूल्स होते हैं। उनमें एक जीवाणु रहता है राइजोबियम नाम का, वो भी ये काम करता है। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम को पौधों यानी दलहनी जो दाल वाले पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो कि एक सहजीवन है। सेम और मटर जो है वो साथ में इन दोनों के ही पौधों के अंदर राइजोबियम रहते हैं। सहजीवन क्या है? जो ये राइजोबियम जीवाणु है आखिर ये सूक्ष्म जीव हैं। तो ये सूक्ष्म जीव पौधे को तो क्या देते हैं? पौधे को नाइट्रोजन दे देते हैं, यानी जिस रूप में पौधा नाइट्रोजन ले सकता है नाइट्रेट के रूप में। तो पौधे के लिए तो ये उपयोगी कैसे हैं कि ये पौधे को नाइट्रेट बना के दे देते हैं जिसको पौधा ले लेता है। तो पौधे के लिए तो ये वैसे उपयोगी हो गए, और पौधे से ये बना बनाया भोजन ले लेते हैं, यानी ये एक सिम्बायोसिस का उदाहरण है, सहजीवन जिसको कहते हैं। तो ये जो राइजोबियम जीवाणु है ये जिस पौधे पे रहते हैं तो भोजन तो ये बना बनाया ले लेते हैं उससे, और दे देते क्या है उसको? नाइट्रेट दे देते हैं। नाइट्रेट ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य कर देते हैं। तो ये सहजीवन कहलाता है। तो सेम और मटर की पौधों में ये राइजोबियम होता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। बिजली चमकती है कई बार आसमान में, तो उससे भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। अब जैसे हम कह रहे हैं कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो ये जीवाणु है वो नाइट्रेट में बदल देते हैं, या बिजली चमकती है तो वायुमंडल की नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल जाती है, या मिट्टी में सोल्यूबल फॉर्म में बदल जाती है। तो हवा में से नाइट्रोजन जब कम हो जाती है तो फिर वो फिक्स कैसे रहती है? फिर वो वापस कहाँ से आती है हवा में? ये यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। ये यही बात कह रहे हैं कि क्या, परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है, कि जितने % नाइट्रोजन है वायु में उतने ही % रहती है। तो जब ये जीवाणु वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं तो नाइट्रोजन कम हो जानी चाहिए, लेकिन कम होती नहीं है, वापस उसमें रिफिल हो जाती है, वापस पुनर्भरण हो जाता है नाइट्रोजन का। तो ये कैसे संभव है? आइए इसके विषय में अगले भाग में समझते हैं। यहां एक चित्र दिया हुआ है, देखिए, लेग्यूम पौधे की जड़ ग्रंथिकाओं का। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये देखिए, ये ग्रंथिकाएं दिखाई दे रही है। ये जड़ ग्रंथिकाएं हैं। इन ग्रंथिकाओं के अंदर वो जीवाणु रहते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में या घुलनशील नाइट्रेट के दूसरे उत्पादों में बदल देते हैं। तो ये जो चक्र बनता है एक, हवा से जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट में बदल जाती है, पौधे उसको ले लेते हैं। जब ये पौधे मर जाते हैं, टूट जाते हैं, जमीन पे गिर जाते हैं, तो ये फिर वापस नाइट्रोजन हवा में मिल जाती है। तो ये एक चक्र बनता है, इससे एक साइकिल बनता है, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं उसको। हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है, 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ही होती है हवा में। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संगठक है।
यानी जितने भी सजीव हैं उनकी बॉडी में नाइट्रोजन जरूर होती है। जो प्रोटीन पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड व विटामिन में उपस्थित होता है। ये जो नाइट्रोजन है ये किस किस में होती है? देखो, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है, मैंने बताया था प्रोटीन नाइट्रोजन से ही बनता है। पर्णहरित, जो पौधों में हरा कलर होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है, पर्णहरित में होता है। न्यूक्लिक एसिड, ये भी जीव में होता है, कोशिका में होता है न्यूक्लिक एसिड, इसमें भी नाइट्रोजन होता है। और विटामिन, इसमें भी नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन बहुत ही अहम चीज है हर एक सजीव के शरीर में। पौधे एवं जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते। हवा में जो नाइट्रोजन है 78%, ये डायरेक्ट पौधे नहीं ले सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये जो दो प्रकार के हैं, ये देखो, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु, अब ये जीवाणु एक नाम नहीं है, कई है इसमें, लेकिन मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु हैं, और नीले हरे शैवाल, ये दो जो चीजें हैं, ये क्या करते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके, यानी फिक्सेशन कर देते हैं उसका। इस पूरे चक्र का नाम, इस क्रिया का नाम नाइट्रोजन फिक्सेशन है इंग्लिश में, हिंदी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो ये कौन करते हैं? देखिए, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके किस में बदल देते हैं? नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। नाइट्रोजन के यौगिक यानी ऐसे यौगिक जो सोल्यूबल होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ऐसे नाइट्रोजन यौगिकों में ये वायुमंडल वाली नाइट्रोजन को बदल देते हैं। नाइट्रेट भी उसका ही एक रूप है। जब नाइट्रोजन इस प्रकार के यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है, पौधे इनका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। फिर जड़ों से ये पौधे, मिट्टी में जो नाइट्रोजन आ जाती है वो जड़ों द्वारा ले लेते हैं पानी के साथ घुलनशील अवस्था में। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन एवं अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। ये जो नाइट्रोजन पौधे लेते हैं जड़ों के द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन के रूप में, इससे क्या करते हैं पौधे? इसका उपयोग वो करते हैं प्रोटीन बनाने में और अन्य यौगिकों के संश्लेषण यानी निर्माण में। प्रोटीन निर्माण में नाइट्रोजन का उपयोग होता है और भी अन्य यौगिकों के निर्माण में इस नाइट्रोजन का उपयोग होता है। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु, अब उस पौधे को किसी ने खाया, जंतु ने, तो नाइट्रोजन पौधे के अंदर तो है ही, वो प्रोटीन के रूप में उस जंतु के अंदर चली गई। तो पौधों पर जो निर्भर हैं, पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु, जो जंतु उन पौधों पर निर्भर हैं, उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। जो हम प्रोटीन कहां से मिलता है अपनी बॉडी को? पौधों से ही तो मिलता है। और उन पौधों में प्रोटीन कहां से आया? नाइट्रोजन से बना। तो उन पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन प्राप्त करते हैं और अन्य नाइट्रोजनी यौगिक प्राप्त करते हैं। इस तरह से वो नाइट्रोजन जंतुओं के शरीर में चली जाती है। पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद पौधा सूख गया, खत्म हो गया, या उसका कोई शाखा टूट के गिर गई, ऐसे ही जंतु मर गया तो पड़ा रहता है जमीन में, धीरे धीरे उसका अपघटन हो जाता है। जो सूक्ष्म जीव है उसको गला सड़ा देते हैं और जो चीजें हैं वो मिट्टी में मिल जाती है, कुछ हवा में चली जाती है, पंच तत्वों में विलीन हो जाता है वो। तो पौधों एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये उसकी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनी यौगिक होते हैं, हर जीव के अंदर नाइट्रोजनी जो यौगिक होते हैं जो उसने पौधों से प्राप्त किए थे, वो फिर मरने के बाद जब उसकी बॉडी अपघटित डिकम्पोस्ट होती है, अपघटित होती है, तो वो अलग अलग कुछ चीजें हवा में चली जाती है, वो हवा में चली जाती नाइट्रोजन। तो फिर से देखिए,
कि पौधे एवं जंतुओं की मृत्यु के बाद में, पौधा हो चाहे जंतु हो, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को, जो उसकी बॉडी में नाइट्रोजनी अपशिष्ट होते हैं, उनको नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधे द्वारा पुनः उपयोग में होता है। कहते हैं ना कि मिट्टी में मिल जाता है आदमी, आदमी मतलब कोई भी जंतु का शरीर मरने के बाद मिट्टी में मिल जाता है। तो वो जब मिट्टी में नाइट्रोजनी पदार्थ मिट्टी में मिल जाते हैं उसकी बॉडी से, फिर वो वापस पौधे उसको ले लेते हैं। तो इस तरह से एक सर्कल बन जाता है, चक्र बन जाता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि ये मरने के बाद में उसकी पौधे और जंतुओं की बॉडी से जो नाइट्रोजनी पदार्थ है, कुछ तो जीवाणु ऐसे होते हैं जो उसको मिट्टी में मिला देते हैं और कुछ उसको गैस के रूप में बदल देते हैं। देखिए, दो प्रकार से आ रहा है कि मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनी अपशिष्ट को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग में होता है। तो कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जो मिट्टी में चले जाते हैं, और कुछ विशिष्ट जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जो वायुमंडल में चली जाती है। यानी कुछ हिस्सा तो नाइट्रोजनी पदार्थों का हवा में मिल जाता है जाके, और कुछ मिट्टी में मिल जाता है। तो मिट्टी में जो मिल जाता है वो तो डायरेक्ट पौधे ले लेते हैं उसको, और जो हवा में मिल जाता है फिर वही वापस जो सूक्ष्म जीव हैं वो उसको, हवा वाली नाइट्रोजन को वापस नाइट्रेट में बदल देते हैं मिट्टी में। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। परिणामतः वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। ये इस तरह से स्थिर रहती है, यहां से लेके यहां तक ये लिखा हुआ है, इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन, यानी जो नाइट्रोजन कम हो रही है, जिस वायुमंडल की नाइट्रोजन को जो सूक्ष्म जीव है वो नाइट्रेट में बदल रहे हैं या नाइट्रोजन यौगिकों में बदल रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हैं, वो जो कम हो रही है वो कहां से आ रही है? वापस पौधे। और ये जो पौधे उस नाइट्रोजन के यौगिकों को लेते हैं, पौधे और जंतु मरने के बाद में उनकी जो बॉडी है, उसकी बॉडी में से जो नाइट्रोजनी यौगिक है वो कुछ तो डायरेक्ट जीवाणु उनको मिट्टी में मिला देते हैं, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं उसको गैस में परिवर्तित कर देते हैं, तो वापस गैस में आ गई वो नाइट्रोजन। तो इस तरह से ये उसकी पूर्ति होती रहती है और उसकी मात्रा स्थिर रहती है। तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। नाइट्रोजन चक्र देखिए, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन है, हवा वाली नाइट्रोजन है, दिख रहा है आपको। अब वायुमंडलीय नाइट्रोजन कहाँ से कहाँ जा रही है? देखो, बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। स्थिरीकरण मतलब मिट्टी में मिल जाती। नाइट्रोजन का, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का मतलब है उसके कुछ ऐसे यौगिक बन गए जो मिट्टी में सोल्यूबल अवस्था में चले गए, मिट्टी में मिल गए वो, तो उसको स्थिरीकरण कहते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन, एक तो बिजली चमकने के कारण तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है एक तो, दूसरे प्रकार एक और है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरीकरण। दो प्रकार से स्थिरीकरण होता है हवा की नाइट्रोजन का, एक तो तड़ित द्वारा बिजली चमकने से, और एक जो जीवाणु और नीले हरे शैवाल, ये दोनों नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। स्थिरीकरण करने से नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाती है। आगे कहां चली गई? जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं ये। तो ये परिवर्तित करते हैं तो ये कहां जाते हैं? मिट्टी में आ जाते हैं ये। भले ही तड़ित नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर रही है या नीले हरे शैवाल और जीवाणु स्थिरीकरण कर रहे हैं, ये दोनों ही तरीके से नाइट्रोजन कहाँ आ रही है? अपने दूसरे यौगिकों में बदल जाती है और मिट्टी में आ जाती है। मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। वो वायुमंडल वाली जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिकों में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये जो मिट्टी वाली नाइट्रोजन है ये कहाँ जा रही है? एक तो पौधों द्वारा अवशोषण हो रहा है, मिट्टी से पौधे ले लेते हैं एक तो। दूसरा ये देखो कहाँ जा रही है? जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन। ये मिट्टी वाली जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मिट्टी वाली नाइट्रोजन जो है वो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं वो गैस में बदल देते हैं मिट्टी वाली नाइट्रोजन को। एक दूसरा तरीका है कि पौधों ने ले ली और पौधों को जंतुओं ने खा लिया, और जंतु मरने के बाद में, पौधों और जंतुओं के मरने के बाद में उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट
उत्सर्जन यानी जो मलमूत्र अपन त्यागते हैं उसमें भी नाइट्रोजन होती है, और मरने के मृत्यु के बाद में भी बॉडी जो है उसमें से भी नाइट्रोजन निकलती है, वो मिट्टी में मिल जाती है, और कुछ मिट्टी में मिल जाती है, कुछ एयर में चली जाती है। ये इधर भी होना चाहिए एक तीर का निशान। तो ये पूरा एक साइकिल है, पूरा एक साइकिल बनता है, ये चक्र बनता है, नाइट्रोजन चक्र कहते हैं इसको। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन, ये जमीन के अंदर मिट्टी वाली नाइट्रोजन, वायुमंडल की नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है, मिट्टी की वापस वायुमंडल में चली जाती है। तो ये चक्र चलता रहता है। ये नाइट्रोजन चक्र हो गया, और इसके साथ ही ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। आपने क्या सीखा ये हम लोग इसमें से पढ़ेंगे। कुछ खास बिंदु हैं यहाँ पर। सूक्ष्म जीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आंखों से दिखाई नहीं देते। नंबर 2, यह बर्फीले शीत मौसम से कृष्ण झरनों, उष्ण झरनों यानी गर्म, यानी हर प्रकार के वातावरण में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बर्फीले शीत मौसम में भी पाए जाते हैं, उष्ण झरनों यानी गर्म झरनों में, मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। ये एक कोशिक एवं बहुकोशिक होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, ये 4 प्रकार हैं सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किए जाते हैं, जिनको वायरस कहते हैं अपन। विषाणु यानी वायरस केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप अथवा जंतु में गुणन करते हैं, यानी विषाणु बाहर पड़े पड़े कुछ नहीं करते, लेकिन जब ये किसी परपोषी में घुस जाते हैं, वायरस जब किसी के अंदर एंटर कर जाता है, चाहे वो जीवाणु के अंदर एंटर किया, पादप के अंदर एंटर किया, जंतु के अंदर एंटर किया, उसके बाद में वो गुणन करते हैं, यानी अपनी संख्या बढ़ाते हैं वो बाद में अंततः, जैसे कोरोना का वायरस बढ़ा रहा है। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि एवं अल्कोहल में वाणिज्यिक उत्पादन में सहयोगी है। जो शराब बनती है, अल्कोहल बनता है, उसका जो वाणिज्यिक उत्पादन होता है, यानी कमर्शियल पैसा कमाने के लिए जो होता है, व्यापार के लिए अल्कोहल बनाई जाती है, उसमें सूक्ष्म जीव काम आते हैं। औषधि के रूप में भी सूक्ष्म जीव काम आते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित कर सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। जो जंतु मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, तो उनका जो बॉडी है वो सड़गल जाती है, तो सूक्ष्म जीव उसको अपघटित कर देते हैं और सरल पदार्थों में, कुछ मिट्टी में मिला देते हैं, कुछ हवा में मिला देते हैं, तो वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक करते हैं। प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है। उससे बीमारियां होती है, अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं प्रोटोजोआ। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, फूड पॉइजनिंग। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों यानी दलहनी पौधे, जो दाल वाले पौधे होते हैं, उनकी जड़ों अथवा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि होती है। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं इस लेसन में, जो हमने आपने क्या सीखा में पढ़ी है। कुछ प्रश्न करेंगे, ज़्यादा समय बचा नहीं है वैसे, लेकिन कुछ प्रश्न में रिटर्न वर्क आपको देना चाहता हूँ। लेसन का नंबर और नेम जरूर मेंशन कर दें, ध्यान रखें। और उसके बाद में अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सूक्ष्म जीवों को की सहायता से देखा जा सकता है, तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र, यहां पर आपको लिखना है सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। नीले हरे, देखिए आप 8वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं, मैं हर चीज लिख के नहीं बताऊंगा आपको खुद अपने बेसिस पे भी कुछ चीजें करनी है, लेकिन ध्यान रहे जो भी लिखें वो अशुद्ध नहीं हो, इसलिए देख के लिखे, मात्राओं की अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। नीले हरे शैवाल वायु में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन आ जाएगा। नीले हरे शैवाल वायु से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। अल्कोहल का उत्पादन कौन से नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है, तो यीस्ट आ जाएगा यहाँ, यीस्ट नामक सूक्ष्म यीस्ट। अल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है? हैजा जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। देखिए ये जो टेबल थी ना अपनी, वैसे तो मक्खियों के द्वारा फैलता है,
कारक तो मक्खियां है, वैसे हैजा जीवाणु से फैलता है, तो यहाँ पर आप जीवाणु लिख सकते हैं। हैजा जीवाणु के द्वारा होता है, मक्खियों या जीवाणु दोनों लिख दो। हैजा जीवाणु और मक्खियों के द्वारा होता है, दोनों चीजें लिख दो यहाँ पर। नंबर 2, सही शब्द के आगे राइट का निशान लगाइए। क, यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। अभी अभी पढ़ा है अपन, एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट के द्वारा होता है, तो यीस्ट का उपयोग किस में होगा? एल्कोहल में, तो ये एल्कोहल में होगा। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? एंटीबायोटिक कौन है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। मलेरिया परजीवी का वाहक है, मलेरिया को कौन ले जाता है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक सबसे ज्यादा कौन फैलाती है? घरेलू मक्खी जो होती है, ये ज्यादा रोग फैलाती है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण क्या है? यीस्ट कोशिकाओं में वृद्धि होती है, इसलिए फूल जाती है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के लिए जो प्रक्रम होता है वो क्या होता है? किण्वन की क्रिया होती है। अल्कोहल बनने की जो क्रिया है वो किण्वन की क्रिया होती है। कॉलम 1 में जीवों का मिलान कॉलम 2 में बनाए दिए गए उनके कार्य से कीजिए। देखिए, आपको ये क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है, ये कॉलम 1 के जो अंदर जो चीजें लिखी हुई है वो आपको ऐसे की ऐसे लिखनी है, फिर आपको उसके सामने सही इसका आंसर लिखना है। जीवाणु हैजे का कारक, हैजा जीवाणु से होता है, तो जीवाणु जो है वो हैजे के कारक है। राइजोबियम क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है वो दही जमने का कारण होता है, उसी के कारण दही जमता है। यीस्ट के कारण ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड बनाई जाती है, वो यीस्ट के कारण बनाई जाती है। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, प्रोटोजोआ। विषाणु एड्स का कारण, एड्स का जो है वो वायरस होता है। ये आप रहने देना, प्रतिजैविक उत्पादित करना, तो ये नहीं है इसमें, इसके इसलिए कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं? तो वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देखे जा सकते, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं, पहले ही पेज पर है इसका आंसर। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ, जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से नहीं दिखाई देते, यानी बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता के ये नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देख सकते हैं, वो बता दिया है यहाँ पर। तो यहाँ से लेकर यहाँ पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर भी पहले ही पेज पर आ गया था अपने। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है, ये लिख देना साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो वायुमंडलीय, इसमें देखिए पेज नंबर ये 27 पर है। ये मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम जीवाणु, जैसे का लिख देना ऐसा। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जैसे राइजोबियम व नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके उन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये नाम आ गए उनके। 7वां है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां लिखिए। तो ये हमारे जो मित्र सूक्ष्म जीव है, उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में, तो कैसे, यहां से देखो शुरू होता है। देखिए, मित्रवत सूक्ष्म जीव पेज नंबर 12 पे है, ये 12 पे नहीं 19 पे, पेज नंबर 19 पर शुरू होता है ये मित्रवत सूक्ष्म जीव। 10 बातें लिखनी है आपको कि सूक्ष्म जीव क्या क्या काम आते हैं। सूक्ष्म जीव देखो, यहां से शुरू करोगे ना आप, तो सूक्ष्म जीव पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए उपयोगी है, ठीक है, एक हो गया। सूक्ष्म जीव दही जमाने में काम आते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस जैसे सूक्ष्म जीव दही जमाने के काम में आते हैं। और
सूक्ष्म जीव, कई सूक्ष्म जीव जीवाणु पनीर, अचार व अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक है। और देखिए यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव बेकिंग उद्योग में उपयोगी है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाए जाते हैं। ठीक है। सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल, शराब और एसिड के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है। सूक्ष्म जीव औषधि के रूप में भी काम आते हैं। सूक्ष्म जीवों से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं, जिन्हें एंटीबायोटिक कहते हैं। और सूक्ष्म जीव वैक्सीन या टीका बनाने के काम आते हैं। सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके। शुद्धिकरण का अपन ने लिख ही दिया। तो ये इस तरह से आपको 10 चीजें लिखनी है। अगर अभी 10 नहीं हुई है तो इसमें आपको और मिल जाएगी, आप और भी पॉइंट बना सकते हैं। तो 10 ऐसे बताने हैं पॉइंट जिसमें ये शो होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी कैसे हैं। तो उपयोगी के 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। कुछ उदाहरण मैंने बता दिए हैं आपको, ये 10 पॉइंट बना के लिखने हैं आपको। पॉइंट वाइज लिख देना आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त विवरण कीजिए। तो हानिकारक सूक्ष्म जीवों का यहां से स्टार्ट होता है। देखो ये देखिए, ये यहां से हानिकारक सूक्ष्म जीव पेज नंबर 22 से ये स्टार्ट होता है। अब इसमें भी आप पॉइंट वाइज लिखें तो अच्छा है, हालांकि इसमें पॉइंट वाइज नहीं पूछा है, फिर भी आप पॉइंट वाइज लिखना। जैसे आप यहां से पढ़ते हुए चलना। जैसे एक पॉइंट बन गया, कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं, एक पॉइंट हो गया। कुछ सूक्ष्म जीवों के कारण से मनुष्य में रोग पैदा होते हैं। ये देखिए, कई सूक्ष्म जीवों के द्वारा कई प्रकार के रोग मनुष्य में पैदा होते हैं, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, ये नाम लिख सकते हैं आप। फिर उसके बाद में कई सूक्ष्म जीव, कई कीट जो है और जंतु जो है वो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं, और इनसे भी कई रोग होते हैं, जैसे हैजा, मक्खी से, मच्छर से, ये मलेरिया, ये हो गया। उसके बाद में कुछ सूक्ष्म जीव पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण लिख सकते हैं आप। ये देखिए, नींबू कैंकर, गेहूं की रस्ट। नींबू कैंकर जीवाणु से, गेहूं की रस्ट कवक से, और भिंडी की पीत ये वायरस से। ये कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य विषाक्ततन पैदा करते हैं, यानी भोजन को संदूषित बना देते हैं। तो ये आप पॉइंट वाइज आप लिखेंगे, तो इसमें भी आप 8-10 पॉइंट बनाने की कोशिश करें कि सूक्ष्म जीवों से होने वाले हानिकारक पदार्थों का संक्षिप्त विवरण। 9वां है, प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो प्रतिजैविक क्या है, पहले तो ये लिखना आपको। तो पेज नंबर आप 20 पे है, ये पेज नंबर 20 पर प्रतिजैविक क्या है। इनकी जगह यहां से शुरू करना आपको। कुछ औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। यहाँ उनकी जगह है ना, इनकी जगह कुछ लिख देना। कुछ औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है, यह बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। ये तो हो गया प्रतिजैविक किसे कहते हैं और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए प्रतिजैविक लेते समय, ये पूरा बॉक्स है उसके लिए।
ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाइयाँ लेनी चाहिए तथा उस दवा के कोर्स का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से भी ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु को भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम व फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है क्योंकि ये रोग विषाणु द्वारा होते हैं। तो ये लेते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो इस बॉक्स में है, तो दोनों का आंसर आ जाएगा। ये यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन आंसर इतने ही हैं, बाकी के कुछ विस्तारित अधिगम्य क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट हैं, इनके बारे में हम अगले वीडियो में कर लेंगे और अगले वीडियो में हम अगला लेसन भी स्टार्ट कर देंगे, 3rd लेसन। ये तो क्वेश्चन आंसर जो आपको मैंने दिए हैं वो आप अपनी नोटबुक में करें और सैटरडे को आप चेक भी करवा दें और टेस्ट में भी इनको तैयार करके आएँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।